Good morning, my dear student. I am विकास कुमार सिन्हा. वेलकम टू फिजिक्स क्लासेज. इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टॉपिक को डिस्कस कर लिए थे और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कूलॉम्स फोर्स. कूलॉम फोर्स को ही हम एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थिर वैद्युत बल. यह जो है, अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करते हैं तो किसी माध्यम में, माध्यम का मतलब हो गया कि माध्यम में निर्वात भी हो सकता है, माध्यम में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ये सभी माध्यम में ये एप्लीकेबल है. तो किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे कूलॉम बल के नाम से जानते हैं. तो ये देख लेते हैं कि आकर्षण बल कब लगेगा और विकर्षण बल कब लगेगा. तो ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि आकर्षण कब होता है, अनलाइक चार्ज में, और विकर्षण कब होता है, तो लाइक चार्ज में. जैसे कि आपके डायग्राम में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक तरफ आपका प्लस क्यू है और दूसरे तरफ माइनस क्यू है, तो इसके बीच क्या लगेगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, यानी कि दोनों अनलाइक चार्ज है, तो इसके बीच आकर्षण बल होगा. प्लस क्यू माइनस क्यू को अपने तरफ खींचेगा और माइनस क्यू प्लस क्यू को अपने तरफ खींचेगा. यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितना लिया गया है, आर. कितना मान लिया गया है, आर. और यहाँ पे एक और डायग्राम बना हुआ है जहां पे लाइक चार्ज की बात किया हुआ है. लाइक चार्ज का मतलब कि अगर एक तरफ पॉजिटिव हो तो दूसरे तरफ भी पॉजिटिव होगा, और अगर एक तरफ नेगेटिव हो तो दूसरे तरफ भी नेगेटिव होगा. तो इस डायग्राम में लिखा हुआ है प्लस Q1 और प्लस Q2. तो दोनों कौन सा आवेश है, तो हम बोलेंगे लाइक चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r. और लाइक चार्ज में कौन सा बल लगता है, तो हम बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स. कौन सा, विकर्षण बल. कूलॉम बल को हम सिंपल F के द्वारा डिनोट करते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे माध्यम की बात कर लेते हैं तो माध्यम में हम माध्यम के रूप में हम किसको किसको जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे निर्वात. जहां पे कुछ भी नहीं हो उसको हम बोलते हैं निर्वात, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम. और ठोस भी हो सकता है माध्यम के रूप में, द्रव भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है. तो माध्यम में कोई भी चीज को हम ले सकते हैं, निर्वात हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो. अब हम बात कर लेते हैं कूलॉम का नियम, यानी कि कूलॉम्स लॉ का. तो ये नियम जो है वो जस्ट लाइक गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल लॉ जैसा है. सेम टू सेम वही कंसेप्ट है. अगर आप 11th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो ये समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा. वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम में हम लोग क्या जाने थे कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं. तो वहां पे दो द्रव्यमान के बीच बल लग रहा था और यहाँ पे बस दो आवेश के बीच बल लग रहा. बस यही अंतर है, बाकी सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ का. तो कूलॉम्स लॉ का दो नियम होता है. पहला क्या बोलता है, ये देखिए, दो आवेश के बीच लगने वाले कूलॉम बल यानी कि F का मान दो आवेश के गुणनफल यानी कि Q1 into Q2 के क्या होता है, समानुपाती होता है.
समानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इधर का पार्ट इंक्रीज करेगा तो इधर का पार्ट भी इंक्रीज करेगा, और अगर इधर डिक्रीज करेगा तो इधर का पार्ट भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस नियम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं तो कूलॉम बल यानी कि F प्रोपोर्शनल का ये आपका साइन होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों आवेश के गुणनफल का, अर्थात Q1 into Q2 का। तो F is directly proportional to F1 into F2। This is the equation number first। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स का दूसरा नियम का। क्या लिखा हुआ है, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल यानी कि F दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी अर्थात R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक साइड इंक्रीज करेंगे तो दूसरा साइड डिक्रीज करेगा, और अगर एक साइड डिक्रीज करेंगे तो दूसरा साइड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कूलॉम बल यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती का जो साइन होता है वो समानुपाती के जैसा ही होता है, बस डिफरेंट यही है कि उसे 1/, के रूप में लिखते हैं। तो किसका व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F is inversely proportional to R square। This is the equation number 2। आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी हो गया। अब हम बात करेंगे कि कूलॉम बल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में दो इक्वेशन देखे थे। पहला इक्वेशन आपका ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, और दूसरा आपका इक्वेशन ये है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। तो अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 into 1/R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, Q1 into Q2/R स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका प्रोपोर्शनल का साइन है इसे इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना कर देते हैं, अर्थात F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन को कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं, इक्वल में। इक्वल में करने के लिए हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, K का। तो F इज इक्वल टू K into Q1 into Q2/R स्क्वायर। ये आपका कूलॉम फोर्स का फाइनल फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ, F इज इक्वल टू K into Q1 into Q2/R स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलॉम फोर्स। यहाँ पे वेयर, जहां पे हम K को क्या बोलते हैं, तो K आपका होता है कूलॉम कांस्टेंट। K को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट, और उसे हिंदी में बोलते हैं कूलॉम नियतांक। और अगर हम इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम टू द पावर -2। ये कैसे आया ये हम अभी निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि ये सभी मात्रक वगैरह जो है वो याद करने का चीज नहीं है, ये आपका समझने का है। और अगर एक बार समझ जाओगे ये कभी भी नहीं भूलोगे। तो K का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू कूलॉम टू द पावर -2। अब ये कैसे हुआ ये देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। क्या हम इस फॉर्मूला से K का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का R स्क्वायर आपका चला जाएगा इस साइड ऊपर में, और ये Q1 और Q2 चला जाएगा नीचे में।
तो हम लिखेंगे कि K इक्वल टू क्या हो गया, तो F इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। यहाँ पे F का मतलब फोर्स हुआ और फोर्स का SI यूनिट हम लोग को पता है न्यूटन होता है, और R का मतलब डिस्टेंस हुआ और डिस्टेंस का SI यूनिट जो है वो आपका मीटर होता है, और Q1 और Q2 आपका चार्ज है जिसका SI यूनिट आपका कूलम होता है। तो यहाँ पे हमें सभी का SI यूनिट पता है, तो क्या हम K का SI यूनिट नहीं निकाल सकते हैं? देखिए क्या होगा, K का SI मात्रक इक्वल टू फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इनटू R यानी कि डिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन Q1 जो है वो आवेश होता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलम, और Q2 भी आपका आवेश होता है, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, कूलम। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और अगर हम कूलम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू कूलम टू द पावर -2। तो ये सब याद करने का नहीं है, अगर इसको याद रखोगे, अगर इसको हम याद भी कर लेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। तो ये सब चीज को आप समझिए या समझने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पे अगर हम अब K का मान की बात कर लेते हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ वैल्यू होगा कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये वैल्यू कहाँ से आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है K का, वो आपका होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात में विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात में विद्युतशीलता, और हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और वो क्या होगा ये देखो। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, K के यूनिट का इनवर्स होगा। यहाँ पे है न्यूटन, तो यहाँ पे हो गया न्यूटन इनवर्स, यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर टू द पावर -2, और यहाँ पे है कूलम टू द पावर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, फैराड प्रति मीटर। और ये एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट क्या है, तो वहां पे ज्यादातर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, फैराड प्रति मीटर, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा, और वो वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड प्रति मीटर। ओके, तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा, और अगर बीच में छोड़ दीजिएगा तो शायद नहीं भी समझ में आ सकता है। ओके, नोट डाउन।